हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग की सेकंड वीडियो जो है वो करने जा रहे हैं। ये आपकी टोटली यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं। आपका चाहे यूजीसी नेट कॉमर्स का पेपर हो या आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए इक्वली यूज़फुल है। चाहे आपका एचटेट का पेपर हो, कॉमर्स के पेपर में जहाँ पर भी कॉस्ट अकाउंटिंग आएगी, दिस इज़ कंप्लीट। इसके बाद हम क्वेश्चंस भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। मैं करीब करीब, जैसे कि आपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की डेट भी देखी होगी, अब वो पता नहीं कितना ट्रू है या कितना ट्रू नहीं है, बट थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया कि जो आरपीएससी है वो क्या सोच रही है, क्योंकि उन्होंने जो डेट है वो अगले साल कुछ मई जून की दी है। तो अगर चेंज भी होगी तो थोड़ा सा 1-2 महीने आगे पीछे हो जाएगा या मोस्ट प्रॉब्ली वही रहेगी। तो आपके पास करीब करीब आप 10 या 11 महीने आपके पास हैं। तो आप अच्छे से बेसिक्स बुक्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको सभी जो यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं वो कराऊंगी। जो आपको लगे कि ये हमारे सिलेबस में है वो आप देख लीजिएगा, जो नहीं लगे वो मत देखिएगा, ठीक है। बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग के जहाँ तक टॉपिक्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है वहाँ मैं आपको अपने आप बता दूंगी कि अब इसके बाद आपको नहीं करना है। बाकी आप कंटिन्यूसली वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। देखिए, कुछ टॉपिक्स जो थे वो मैंने आपको करा दिए थे। एक बार मैं आपको फटाफट से दोबारा से दिखा देती हूँ। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लें, ठीक है। फिर ये आपको करा दिया था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, आपको करा दिया था मैंने। इमरजेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग करा दिया था। ये ध्यान रखिएगा, CS1, CS2, CS3, CS3, CS4 किससे रिलेटेड है। और अगर बार बार आपको अंडरलाइन करने में इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को स्टॉप कर करके जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है खाली उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। नेचर हमने कर लिया था, एडवांटेजेस हमने कर लिए थे। अब आ जाती है इम्पोर्टेंस। आई थिंक इम्पोर्टेंस भी हमने कर लिया था, है ना, इम्पोर्टेंस भी हो गया था। चलिए, अब आ जाता है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कि अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या देखना होगा। अब हम ये टॉपिक जो है वो करने वाले हैं। देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो फॉलो करें, ताकि हम ये पता कर पाएँ कि क्या बिज़नेस के लिए, सबसे पहली बात तो क्या हर एक बिज़नेस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग ज़रूरी है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किस बिज़नेस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करनी चाहिए, किस बिज़नेस के लिए नहीं करनी चाहिए, तो कुछ कंडीशंस हमें देखनी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देखोगे कि ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि ज़रूरी हैं अगर आपको कॉस्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना है तो, ठीक है। ये रब क्यों नहीं हो रहा है, सेव हो गया शायद। चलो, तो कुछ कंडीशंस हैं जो कि यूज़फुल है। जैसे कि आप वहाँ का मटेरियल कंट्रोल सिस्टम जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए, कि मटेरियल आपके कंट्रोल में हो। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रोल है वो क्लियर होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम क्या है। वेज पेमेंट के जो मेथड्स हों वो अच्छे हों, वेल डिज़ाइंड हों। जो कॉस्ट रिपोर्ट हो वो प्रिंटेड फॉर्म्स में हो। ऐसा नहीं कि बस आपने वर्बली उसको फाइंड कर लिया लेकिन कहीं पे भी प्रिंटेड नहीं है। प्रिंटेड होना चाहिए ताकि आप क्विकली उसको कंपाइल कर सकें और फिर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकें। कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स को आपको इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि आप सही प्रॉफिट जो है वो भी रिकॉन्सिल कर सकें। तो ये तो कंडीशन ज़रूरी है। अब जब आप एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाओगे तो उसके लिए ज़रूरी फैक्टर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है। देखो, कोई एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ कॉस्टिंग तो है नहीं जो सभी जगह अप्लाई हो जाए। नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रिवीजन करेगा, तो ऐसे ही इंडस्ट्री की अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की कॉस्टिंग टेक्निक्स को एक्सेप्ट करें। फिर जो भी उनका बिजनेस है उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड का मतलब उसकी एग्जिस्टेंस, कब से वो बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, क्या उस बिजनेस का रेट ऑफ ग्रोथ है, मतलब बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है या बहुत स्लो है, स्टेडी है, तो ये सब देखना पड़ेगा। उनके मैनेजमेंट जो है वो कैसा है, तो ये सब देखना पड़ता है कॉस्ट अकाउंट्स को डिज़ाइन करने के लिए। तभी आप फाइंड कर पाएंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत है या नहीं है। सो इट सर्व्स एज अ बेसिस। अगर आपको अपने बिजनेस यूनिट का बैकग्राउंड पता होगा या किसी बिजनेस यूनिट का बैकग्राउंड आपको पता होगा तो आपको एक बेस मिलेगा कि हमें कॉस्ट अकाउंट बनाना है, नेसेसिटी है या नहीं है, सिंपल है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी कॉस्ट अकाउंट बनाने में। सो यू मस्ट नो द बैकग्राउंड ऑफ द बिजनेस यूनिट।
देन आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स पता होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ आज बने तो आज ही बिक जाए, तो उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ सकता है, तो हमें वेयर हाउसेस की ज़रूरत है। सो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, कभी कभी बाहर भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, कभी कभी रिसर्च भी करनी पड़ती है, मार्केट की प्रमोशन भी करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी होंगी जब भी हम अपना कॉस्ट मेथड अपने बिजनेस में या किसी और बिजनेस को सजेस्ट करें। फिर जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो भी आप मेथड यूज़ करें वो ऐसा होना चाहिए जो कि फ्लैक्सिबल हो। ये नहीं कि आपने आज उसको बता दिया तो अब आप उसको लकीर के फ़कीर हो गए हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं, फ्लैक्सिबल होना चाहिए, इट मस्ट बी फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल होना चाहिए एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए ऑपरेशन में। और अगर कोई इंपॉर्टेंट ऐसे कोई चेंजेस आ जाते हैं सोसाइटी के अंदर या फर्म के अंदर, इंटर फर्म भी हो सकते हैं या इंट्रा फर्म भी हो सकते हैं, तो हम उन चेंजेस को भी एक्सेप्ट कर सकें। देन प्रोडक्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनका साइज हो सकता है, उनके मॉडल्स हो सकते हैं, फैशंस के फॉर्म में हो सकता है, आपका कितना एरिया ऑफ मार्केट है, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, इन सब चीज़ों से भी मेथड ऑफ कॉस्टिंग सिलेक्ट करने में मदद मिलती है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी, ये कुछ ऐसा नहीं है। जैसे अगर ऑप्शंस आएँ तो ये आ सकता है कौन कौन से मेथड ज़रूरी हैं, तो आपको मोस्टली 3-4 मेथड्स दे दिए जाएंगे एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपका बन सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स मतलब किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, जैसे कि लोअर लेवल, मिडल लेवल, हायर लेवल। आप कितने एक्सटेंट तक डेलीगेशन करते हुए अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इस बार तो क्वेश्चन भी आया था डेलीगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और आप मेरे चैनल पर एक मैंने शॉर्ट्स डाला था सुबह उसी पर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। आप वो शॉर्ट्स देखिएगा और सेम क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा गया है, अगर किसी ने पेपर दिया है तो कभी कभी अगर आपने वो शॉर्ट्स भी देख लिया होता तो शायद आपका एक क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली सही किया होगा, लेकिन जिन्होंने गलत किया तो कभी कभी फ़ायदा हो जाता है। तो साइज एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, किस हद तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करते हो, डिपार्टमेंटलाइजेशन का एक्सटेंशन कितना है, आपके पास मॉडर्न ऑफिस इक्विपमेंट्स कितने हैं, इन सब चीज़ों से भी कॉस्ट मेथड सिलेक्ट करने में मदद मिलती है, कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टॉल करने में मदद मिलती है। एरिया ऑफ कंट्रोल, इट मस्ट बी गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर एक्साइजिंग कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आप सब कुछ डिसाइड कर रहे हो, लेकिन आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, कंट्रोल नहीं है मटेरियल्स, आपने डिसाइड तो कर लिया कि भाई कॉस्ट जो है वो यहाँ ज़्यादा लग रही है, लेकिन कंट्रोल है नहीं उस चीज़ पर, तो फिर क्या ही फायदा है। तो आपका कंट्रोल भी होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन रिपोर्टिंग, कॉस्ट डाटा को आपको रिपोर्ट तो फ्रीक्वेंट होंगी ही, बार बार बनेगी ही बनेगी, लेकिन साथ साथ में आपको उसे क्या करना है, उसको यूज़ भी करना है ना। और आज के टाइम में जहाँ पे हम नेट को, इलेक्ट्रॉनिक डाटा को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स को यूज़ करने की कॉमन प्रैक्टिस हो गई है, सो यू कैन यूज़ दैम एज वेल। सो 2 पॉइंट्स हमने पढ़े कि कॉस्ट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करने के लिए किन किन फैक्टर्स की ज़रूरत है। ये देखो पूछे जा सकते हैं ना, क्या किन किन की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले आप इसेंशियल कंडीशंस देखोगे कि आपकी जो कंडीशंस हैं वो हैं या नहीं है, यानी कि आपका कंट्रोल सिस्टम अच्छा है या नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग का रूल क्लियर है या नहीं है, वेज पेमेंट मेथड साउंड है या नहीं है, प्रिंटेड फॉर्म्स हैं या नहीं है, आप उसको रिकॉन्सिलेशन प्रॉफिट का कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फिर आप कुछ और फैक्टर्स देखोगे, जैसे कि इंडस्ट्री कैसी है, आपके बिजनेस यूनिट का बैकग्राउंड कैसा है, आपका सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसा है, फ्लेक्सिबल है या नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स की रेंज क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कंट्रोल कितना है, आप रिपोर्टिंग एंड यूज़ कैसे करने वाले हो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग को तो इन सब चीज़ों को आप देखोगे कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टॉल करते वक्त। अब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अपने बिजनेस में इंस्टॉल करोगे, तो अब उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस, हर एक का बिजनेस अलग अलग है, तो आप बिजनेस को देखते हुए जो भी आपका कॉस्टिंग सिस्टम है उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे। ये भी देखोगे कि कितने कॉस्ट सेंटर्स बनाए जाए, है ना। एक ही फर्म के अंदर एक कॉस्ट सेंटर भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। फिर आप प्रोसेस को डिटरमाइन करोगे। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन मतलब ऐसी प्रोसेस को आप डिटरमाइन करोगे जो कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग ही हो, है ना, जो कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग हो। फिर आप नेचर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि आपके जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्या क्वालिटी है, कितना टाइम लगता है उन प्रोडक्ट्स को बनाने में, क्या प्रोसेस आपने यूज़ की है उन प्रोडक्ट्स को बनाने में, इन सब चीज़ों को भी आप देखोगे जब आप कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करोगे। देन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट एंड वे ऑफ कंट्रोल, मतलब आप कितने हद तक अपने जो मटेरियल है, लेबर हैं, ओवरहेड्स हैं, आप किस एक्सटेंट एंड वे टू ओवर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड शुड बी डिटरमाइंड, मतलब कि कितने हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, या आप इसको ऐसे मान सकते हैं।
देन अरेंजमेंट फॉर फ्लो ऑफ कॉस्ट डाटा, यानी कि जो भी आपने कॉस्टिंग डाटा वगैरह की है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट भी हो फॉर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट। फॉर्म्स, आपको प्रॉपर फॉर्म्स यूज़ करने चाहिए जो कि फॉरमैन यूज़ करें, वर्कर्स यूज़ करें। रिकॉर्ड्स को आपको प्रॉपर मेंटेन करना होगा, कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होंगे ताकि एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो आप इंस्टॉल कर सको। अब मान लीजिए ये आपका हो गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। एक अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की क्या क्या फीचर्स होते हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखो, एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वही है जो कि सिंपल है, प्रैक्टिकल है और आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। एक्यूरेट डाटा आपको प्रोवाइड कर सके ताकि जो भी आउटपुट है वो डिस्टॉर्ट ना हो, खराब ना हो। एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का आप डेवलप कर सको ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग कॉस्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप वो डेवलप कर सको। रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, जो भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाओ तो उसका कुछ रिजल्ट भी आए। इट शुड नॉट सेक्रीफाइस द यूटिलिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग अननेसेसरी डिटेल्स। ऐसा ना हो कि आपने अननेसेसरीली बहुत सारी चीज़ें लिख दी तो जिसकी वजह से उसकी यूटिलिटी कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब भी आप फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम एक केयरफुल प्रोग्राम आपको प्रिपेयर करना चाहिए, प्रॉपर नेटवर्क एनालाइज करके ये सब आपको करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट का विश्वास होना चाहिए कॉस्टिंग सिस्टम पर, और मैनेजमेंट ये विश्वास करे कि हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंट्स या जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमारे हेल्पिंग हैंड के लिए है और हमारी सक्सेस के लिए ज़रूरी है, हमारी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो ये तो थोड़ी सी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा कुछ लर्न करने वाला नहीं है। अब जो लर्न करने वाला है, चलिए अब हम देखेंगे मेथड्स। मेथड्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि मेथड से अभी कुछ 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और यूजीसी नेट में भी तो क्वेश्चंस बड़े कॉमन हैं। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। संक कॉस्ट वाला तो क्वेश्चन डिलीट भी हो गया था। इसके साथ साथ जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, वो एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, एक और मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि यूजीसी नेट कॉमर्स जो है वो आप कैसे ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, मैंने विद इन 6 मंथ्स उसको क्वालिफाई किया था, उसको क्लियर किया था। और बिलीव मी, मैंने कोई कोचिंग नहीं दी बल्कि मैंने ऐसे ही पढ़ाया था और पढ़ाते पढ़ाते वो क्लियर हो गया। तो क्योंकि जब आप पढ़ाते हो ना तो आपके आंखें भी खुली हैं, आपका दिमाग भी खुला है ना, आपके हाथ भी चल रहे हैं आपको, क्योंकि आप गलत नहीं पढ़ा सकते हो। तो ये तरीका होता है। तो सिमिलरली अगर आपको भी लगता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो जितने भी सेंसेस को आप यूज़ कर सकते हो उन सेंसेस को यूज़ करो, तभी आपकी जो लर्निंग होगी ना वो इफ़ेक्टिव होगी। और वो इफ़ेक्टिव कब हो सकती है? देखो, एक बहुत अच्छा मेथड है। मेथड ये है कि आप एक तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो कुछ जैसे आप मान लो आप ये टॉपिक करने वाले हो तो आप इससे पहले क्या करो, इस टॉपिक से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखो। तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस चलेंगे कि हाँ, इन क्वेश्चन का आंसर हमें इस वीडियो से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वीडियो आप ज़्यादा इफेक्टिवली सुनोगे, ज़्यादा इफेक्टिव मतलब तरीके से आप यूज़ कर पाओगे। एक और तरीका जो है, एक बड़ा हो सकता है आपको यूज़फुल लगे ना लगे, लेकिन मुझे काफ़ी यूज़फुल लगता है वो तरीका। आप डिवाइड करो। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो आप कोई भी 3-4 नंबर्स ले लो और टफ नंबर्स लो और आप उसको डिवाइड करो। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 5, 8, 9, 6, ठीक है, ये नंबर ले लिया। और अब इसको डिवाइड 2 या 4 से मत करना, इसको डिवाइड करो जैसे कि 7 से डिवाइड करो। ठीक है, 7 से डिवाइड करो इसको। तो आपका जो दिमाग होगा ना वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। ये कुछ तरीके होते हैं, है ना, जिस तरीके से आप, जैसे अगर मान लो बहुत बोर हो गए, आपका मन नहीं कर रहा है और अगर आपने अभी तक वीडियो सुन ली है तो आपका सोने का मन कर रहा होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, उससे पहले आप या तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस लगा के देखो, फिर आपको अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो आप एक्टिवली सुन पाओगे। दूसरा तरीका ये है कि आप डिवाइड करो, तो उससे आपका जो माइंड होगा ना वो एक्टिव हो जाएगा, यानी कि जो स्लीपिंग मोड है उससे आउट हो जाएगा। कुछ मैंने ये साइकोलॉजी में पढ़ा था, ठीक है, अप्लाई करके देख लेना। हालांकि मैंने तो अभी अपने पर अप्लाई नहीं किया है, लेकिन आप लोग अपने पर अप्लाई कर सकते हो। देखो, मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा कोई ही पेपर जाता होगा जिसके अंदर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग ना पूछते हों। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा और इसके बाद आप क्वेश्चंस ज़रूर लगाइएगा, है ना। क्वेश्चंस आप यूजीसी नेट कॉमर्स के भी लगाइए, और अगर आप प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जैसे KVS के, NVS के, फर्स्ट ग्रेड के, तो आप ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं। देखो, जॉब कॉस्टिंग क्या होती है? जॉब कॉस्टिंग होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे कि आपका एक प्रिंटिंग प्रेस है, ये आपका प्रिंटिंग प्रेस है, ये आपकी एक मोटर वर्कशॉप है। अब आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, है ना। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर आप पेजेस को प्रिंट कर रहे हो, छाप रहे हो। मोटर वर्कशॉप के अंदर आप जो भी मोटर व्हीकल आया आप उसको
उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, आपका काम प्रॉपर एक अलग होगा, है ना, दूसरे का काम बिल्कुल अलग होगा। तो इन दिस सिस्टम द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज एसर्टेन सेपरेटली, यानी कि हर जॉब की अलग अलग कॉस्ट फाइंड की जाएगी। इन ऑल केसेस, सभी केसेस में वेयर वर्क इज अंडरटेकन ऑन रिसीविंग अ कस्टमर ऑर्डर। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि मेरे इतने पेजेस प्रिंट करने हैं, आपने उतने पेजेस प्रिंट कर दिए। तो यानी कि आपकी जॉब क्या थी, पर्टिकुलरली वो पेजेस, तो उससे पता चल रहा है कि आपने कितना काम किया, समझ गए। तो दैट इज जॉब कॉस्टिंग, यानी कि जहां पर आप हर जॉब की जो कॉस्ट है वो सेपरेटली फाइंड कर सको। जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आया, आपको पता चल गया कि इस काम को करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। सो दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। अब बैच कॉस्टिंग क्या होगी? बैच कॉस्टिंग ये होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या करते हो, बैच का मतलब क्या होता है, देखो आपने सुना होगा कि हमारे बैच में ऐसे बच्चे थे, हमारे बैच में वैसे बच्चे थे, है ना। तुमसे जो ऊपर, जैसे मैं बहुत बोलती हूँ क्लास के अंदर कि जो तुमसे पहले बैच के हैं ना, वो बच्चे बहुत डिसेंट थे, तुम्हारी क्लास वो नालायक है। ठीक है, कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं। तो यहाँ पे बैच जो है वो जॉब कॉस्टिंग का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। जॉब कॉस्टिंग का क्या है, थोड़ा सा एक्सटेंशन है, यानी कि जॉब कॉस्टिंग से थोड़ा सा बड़ा है। जॉब कॉस्टिंग के अंदर आप पर्टिकुलरली एक जॉब की कॉस्ट फाइंड कर पा रहे थे। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे एक ऑर्डर रिसीव हुआ, अब यहाँ पे कुछ और ऑर्डर्स रिसीव होंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स रिसीव हुए। इट रिप्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्डर्स पास थ्रू द फैक्ट्री इन बैच। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, जैसे कि कपड़ा बन रहा है, तो कपड़ा बन रहा है ना, तो बहुत सारे एक पूरा बंडल बन रहा है। सो ईच बैच, यहाँ पे हम हर, अब जैसे एक बंडल बन गया तो उसको हमने एक बैच माना, फिर दूसरा बंडल बन गया तो हमने उसको दूसरा बैच माना। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे, मतलब कुछ बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे। देयर विल बी नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्डर्स। जब एक ही ऑर्डर होगा तो जॉब कॉस्टिंग, और जब काफ़ी सारे स्मॉल स्मॉल ऑर्डर्स होंगे तो बैच कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आई थिंक ईजी है, जैसे ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है बनाने का, रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है बिल्डिंग, तो ये ब्रिज बनाने में कितना पैसा लगा, ये रोड बनाने में कितना पैसा लगा, ये बिल्डिंग बनाने में कितना पैसा लगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग क्या होते हैं, यहाँ पे क्या करते हो आप, इट इज यूज्ड इन अ बिजनेस वेयर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज टर्न्ड आउट एंड इट इज डिजायर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये आपको एक बॉटल बनानी है, अब उस बॉटल को बनाने में क्या खर्चा होगा, दैट उस बेसिक यूनिट को बनाने में क्या खर्चा होगा, दैट इज कॉल्ड सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो अलग अलग प्रोसेसेस से गुजरता है, और तो ऑब्वियसली हर स्टेज के अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, देखो जो भी आपका जो बिजनेस है, जो उसका मेन पॉइंट है, जैसे मान लो किसी का बिजनेस का मेन पॉइंट है सर्विसेज प्रोवाइड करना, किसी का मेन है गुड्स बनाना, तो जो मेन काम जो है उसको बनाने में या उसको करने में जो खर्चा आता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। यानी कि उस बिजनेस को रन करने में, उस बिजनेस को रन करने में जो खर्चा आता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। वो सर्विस भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकता है। तो आप मान लीजिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हो किसी को, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, अब मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, तो मैंने जो सर्विस प्रोवाइड की और फॉर एग्जांपल मैंने उसकी कॉस्ट चार्ज की, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब वो कॉस्ट फाइंड करने में आप जो कॉस्ट मेथड यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग के अंदर आप बहुत सारे, दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करोगे किसी भी फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने में, जैसे कि मोटर कार, टेलीविजन और शिप्स। मोटर कार को बनाने में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि प्रोडक्ट्स भी होंगे, लेबर भी होगी, फैक्ट्री के अंदर भी कुछ खर्चा होगा, तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारी कॉस्ट आपको देखनी पड़ेंगी, सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कॉस्टिंग। तो ये आपकी हो गई टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके क्या है, दीज आर द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। क्या है ये, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। अब टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है, तो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग कल करा देते हैं, ठीक है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग करा देंगे। बेसिकली देखिए इसके अंदर 265 पेजेस हैं, ये पेजेस भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम सेम है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आज तक आप रिवाइज कर लीजिएगा इसको। मेरा पूरे टारगेट है कि 25 डेज़ के अंदर इसको कंप्लीट करना और फिर 5 डेज़ के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चंस हम करें, क्योंकि टाइम हमारे पास कंप्लीट है, तो हम अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे, रिवीजन करते हुए करेंगे। और आपके जो भी डाउट हो हम वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग कल कराती हूँ, ठीक है, जो कि आपको ईजी रहेगा। और आज मैंने आपको मेथड्स कराया है, कल आपको टेक्निक्स कराऊंगी, तो ध्यान रखिएगा मेथड्स और टेक्निक्स में डिफरेंस है और टाइप्स ऑफ कॉस्ट में भी डिफरेंस होता है और इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, कल करते हैं फिर आप।